जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सबसे पहले मैं जय नारायण सर और उनके तमाम टीम मेंबर्स का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से इतनी कड़ाके की गर्मी में गर्मी झेलते हुए इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पधारे हैं, तो मैं आपका दिल से आभारी हूँ इस बात के लिए। आपने फैक्ट्री विजिट किया। दोस्तों, जो फैक्ट्री आज आपने देखी है, ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये फैक्ट्री आप लोगों की। उसका कारण है कि बचपन से लेकर जब से ये फैक्ट्री लगी, इसके बचपन से लेकर इसको उंगली पकड़कर चलकर सिखाया तो आपको। इस फैक्ट्री को बुलंदियों तक पहुंचाया जो आपने कॉर्पोरेट फिल्म देखी कि कितने देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया के लार्जेस्ट क्रूज है, तो इस मुकाम तक ले जाने वाले भी आप हो। मैं 1986 में इस इंडस्ट्री में आया था। मेरा इस इंडस्ट्री में आना कोई चॉइस नहीं थी, कभी सोचा नहीं था, बाई चांस था, एक इत्तेफाक था। शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई ड्यूटी लिख रखी थी, वो ड्यूटी निभाने के लिए मैं बना। ये धूरी छोटा सा कस्बा है, मैं यहाँ का जन्मपल हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की। मेरे पिता की आड़त का काम करते थे अनाज मंडी में। उसके बाद चंडीगढ़ पढ़ने गया क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। बीकॉम किया, एलएलएम किया, कंपनी सेक्रेटरी किया साथ में। तो पढ़ने लिखने के बाद मैं वहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा, आईएएस बनने के लिए। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, कुछ घरेलू कारण ऐसे बने। 85 में शादी हुई और 86 में मुझे चंडीगढ़ छोड़कर वापस धूरी आना पड़ा और एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट मैंने ज्वाइन किया जिसमें चावल से तेल निकलता था। मुझे अभी मालूम नहीं था उस वक्त कि चावल में से भी तेल निकल सकता है, राइस ब्रान में भी तेल निकल सकता है। कोई तेल ऐसा भी होता है जिसका नाम राइस ब्रान ऑयल होता है। मूंगफली का तेल सुना था, सरसों का तेल सुना था, लेकिन चावल का तेल मैंने भी नहीं सुना था कि राइस ब्रान ऑयल होता है। तो मैं एक मकसद से उस इंडस्ट्री में गया, कुछ घरेलू मकसद था। तो जाने के बाद जब मैंने देखा कि राइस ब्रान ऑयल, इसका साबुन बनता है, इसको साबुन का तेल कहते थे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि इंडस्ट्री में इतना पढ़ लिख कर एंट्री करने वाला
सीधा लैंड करने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। ये मेरी खुशी थी। ज्यादातर कन्वेंशनल बिजनेसमैन जो होते हैं, जैसे एक आड़तिया होता है, पहले आड़त का काम करता है, उसको पैसे अच्छे बन जाते हैं तो वो कोई फ्लोर मिल लगा लेता है या राइस मिल लगा लेता है, फिर उसमें से पैसे बन जाते हैं तो फिर वो सॉल्वेंट प्लांट लगा लेता है। तो ऐसा सिस्टम था। मंदा तेजी का जमाना था, सीजन में स्टॉक कर लिया, ऑफ सीजन में बेच दिया, तेजी आ गई और खा ली, बस। इससे ज्यादा किसी को कोई ज्ञान नहीं था, इससे ज्यादा उनकी कोई विजन नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सोचा कि यार तेल है, क्या विदेशों में भी इसका साबुन बनता है? तो जब मैंने देखा जापान में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं उसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, जिसके 800 मेंबर हैं, मैंने उसको ज्वाइन किया आते ही एज मेंबरशिप ली। तो वहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। तो पता चला कि जापान में 1940 से 1940 इस तेल को खाने के तेल के तौर पे बना रहे हैं और बेच रहे हैं। इसको वहाँ हार्ट ऑयल कहा जाता है क्योंकि इसमें साइंटिफिकली प्रूवन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज हैं। इसको वहाँ हेल्थ फूड बोला जाता है, हेल्थ फूड कैटेगरी में आता है। तो दिल में एक पीड़ा हुआ, एक दर्द हुआ कि मेरा देश जो दुनिया का धान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना के बाद, 28% धान पैदा करता है, चावल पैदा करता है, और जापान जो मात्र 2% पैदा करता है, उसमें इसके राइस ब्रांड से, इसके बाय प्रोडक्ट से हार्ट ऑयल बन रहा है, हेल्थ ऑयल बन रहा है, और मेरे यहां इसका साबुन बन रहा है। तो मैंने भी एक प्रण ले लिया, मैंने भी एक सोच बना ली कि मैं भी इस देश में इस तेल को साबुन का तेल नहीं, एक पहचान दूंगा एडिबल ऑयल की, हेल्थ ऑयल। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था जो जापानी लोग होते हैं। वैसे मैं 2004 में जापान गया था डेलीगेशन मेंबर के तौर पे। जापानी लोग कभी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, कभी अपना, जैसे हम कहते हैं कि कोई आता है हमारे प्लांट में तो हम बड़ी खुश होते हैं कि आओ दिखा के लाते हैं आपको, तो अंदर नहीं लेके जाते आपको। अगर आप विजिट करने जाएंगे भी तो अपने कॉन्फ्रेंस रूम तक की बस चाय पानी पिला के भेज देंगे। तो वो कभी टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी शेयर नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, उनकी अपनी डेवलपमेंट होती है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट थी मेरे लिए, और मेरे पास कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया बीकॉम, LLM, कंपनी सेक्रेटरी, PhD फूड लॉ में किया, वो 2011 में किया, अभी कुछ साल पहले। लेकिन साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना होने के बावजूद मैंने ठान ली कि अगर जापान में रिफाइंड बन सकता है, जहां भी बनाऊंगा, और ऐसा बनाऊंगा जो जापान से बेहतर हो। वो केमिकली रिफाइंड करते हैं, मैं फिजिकली रिफाइंड बनाऊंगा। मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इसके गुणकारी तत्व हैं उसको एज इट इज रखते हुए रिफाइन करूंगा, वो डिस्ट्रॉय ना हो उस तरीके से रिफाइन करूंगा। मैं, आपने पेटेंट देखा होगा, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, ए प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड राइस ब्रान ऑयल, ये है उसका नाम। क्योंकि पेटेंट हुआ इसलिए हुआ कि ये प्रोसेस डिफरेंट थी, जापान से डिफरेंट थी, दूसरे सभी नॉन प्रोसेस से डिफरेंट प्रोसेस, तभी पेटेंट मिलता। तो पेटेंट हुआ। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घरों से। कोशिश की बगैर किसी साइंस बैकग्राउंड के, बगैर किसी इंजीनियर से, ऐसी प्रोसेस डेवलप की जो आज कमाल की प्रोसेस है।
और उस प्रोसेस से तैयार किया हुआ जो तेल था, इतना गुणकारी तेल, मेरे सामने एक बहुत बड़ी एक चैलेंज सबसे बड़ा और था, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इसको बेचूं कैसे, क्योंकि मैं कोई एफएमसीजी कंपनी तो नहीं था, मेरे कोई 10 प्रोडक्ट तो मार्केट में नहीं थे कि एक मैंने नया प्रोडक्ट बना दिया तो शेल्फ पे लगा दो, बोल दो मार्केटिंग टीम वालों को। और एक प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग टीम बनाना भी बड़ा मुश्किल है, उसको चलाना भी बड़ा मुश्किल है, उसका खर्चा सहन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कहते हैं कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो उस ऊपर वाले ने मेरे पास टीसी सर को भेज दिया, टीसी सर को मेरे पास भेज दिया। और जब जैसे आपने सुना वीडियो में, उन्होंने इस तेल में बना खाना खाया, इसके गुणों के बारे में समझा, इसका लिटरेचर देखा, तो इतने कन्विंस हुए और कहने लगे शर्मा जी ये जुम्मा मुझे दे दो, ये अधूरा काम आपका मैं पूरा करूंगा, ये ड्यूटी ऊपर वाले ने सिर्फ आपकी नहीं लगाई, मेरी भी लगाई है। ये हेल्थ मिशन जो है लोगों तक हेल्थ पहुंचाने का काम मैं करूंगा, आप बढ़ाओ हम देखिए। और मैं इस मौके पर आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आरसीएम परिवार का, कि जिन्होंने वो तेल जिसको कोई जानता नहीं था कि ये भी खाने का तेल होता है, उस तेल को देश के कंज्यूमरों तक पहुंचाया, किचन तक पहुंचाया। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, इतिहास में लिखा जाएगा ये, कि अगर इस देश में रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, कुकिंग ऑयल की कैटेगरी बनी है तो उसमें बनाने का श्रेय जो है वो आरसीएम परिवार को है। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्लेयर भी आ गए, फॉर्चून भी आ गया, बाबा रामदेव जी भी आ गए, सफोले वाला भी 80% राइस ब्रान ऑयल डालने लगा। अच्छी बात है, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी ऊपर रखी सबके लिए कि आओ मिलकर सीन बदले, देश बदले, लोगों को अच्छा तेल दे। तो मैंने टेक्नोलॉजी पेटेंट के बाद भी बेची नहीं, फ्री सबको कहा कि आप बैठो बनाओ। तो आज बहुत से लोग आ गए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग में, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता है। वो प्रोडक्ट एक घोड़ा बन जाता है आपको एंट्री के लिए, कहीं भी जाने के लिए घोड़े की सवारी बन जाता है। जो प्रोडक्ट शेल्फ पे ना हो और प्रोडक्ट में दम, मानते हैं ना बात? तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जब लॉन्च हुआ तो मार्केट में शेल्फ पे राइस ब्रान ऑयल था ही नहीं, और लिटरेचर बहुत था इसका, पब्लिश स्टडीज बहुत थी इसकी। मोदी जी का भी आपने लेक्चर सुना होगा यूट्यूब पे कि अगर देश में सबसे उत्तम तेल है तो राइस ब्रान ऑयल। मोदी जी ने बोला, मैंने नहीं बुलाया उन्होंने अपने आप बोला। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है तो राइस ब्रान ऑयल होता है, और कोई नहीं है, एक ही कंपनी है। सो दोस्तों, लोग आए, बनाया उन्होंने, मार्केट में शेल्फ पे और अब आगे हैं। तो आपके सामने एक चैलेंज इस प्रोडक्ट में कि ये मार्केट में भी मिलता है, ठीक है, शेल्फ पे भी मिलता है, हो सकता है सस्ता भी मिलता हो, क्योंकि क्वालिटी, बिजनेस एथिक्स, जिसको पैसे की दौड़ है तो उसको इस चीजों से कुछ नहीं लेना देना है। वो लोगों को जहर भी खिला सकता है, उसको पैसा चाहिए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी बिजनेस एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको करोड़ों में दिया है और क्या चाहिए? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
अगर आप करोड़ों में हैं तो आपकी बहुत अच्छी है। अब करोड़ों को करोड़ों और बढ़ाने के चक्कर में लोगों का नुकसान करके और बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो शायद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी, बढ़िया नहीं होगी, खराब हो। तो ये मेरी अपनी सोच है। सो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फूड सेफ्टी से, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल न्यूट्रिशियस है, गुणकारी है, इसमें ऐसे तत्व हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये मेरी देन नहीं है, ये प्रभु की देन है, ईश्वर की देन है। जो हमारे वेद शास्त्र हैं उसमें भगवान का भोजन क्या है बताइए, क्या है भगवान का भोजन? कौन सा अनाज खाते हैं? चावल। भगवान का भोजन जो है वो चावल है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, सर्वे अभावे अक्षते। कर्मकांड शास्त्र में लिखा है सर्वे अभावे अक्षते, कि अगर आप पूजा भगवान की करने के लिए बैठे हुए हैं और उसमें किसी चीज की कमी है तो उसमें आप उसकी जगह चावल रख दो तो परिपूर्ण हो जाएगा। ये चावल का महत्व हमारे शास्त्रों में है, जो उसको मिला है वो किसी फूड ग्रेड को नहीं मिला महत्व। और ये आज प्रमाणित हो चुका है कि हमारे शास्त्रों में अगर किसी चीज का महत्व दिया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस रही है, उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान रहा है। जैसे हल्दी और नीम की बातें यहां होती हैं पेटेंट बात, तो ऐसी बात ये चावल की, जो चावल उसका वर्णन है वो ब्राउन राइस का है, जिसमें वो राइस ब्रान ऑयल भी है, जिसमें वो गामा ओरिजिनॉल भी है, जिसमें टोकोफिरोल भी है, जिसमें टोकोट्राइनॉल भी है, जिसमें स्क्वालिन भी है, जिसमें पॉलीकोस्टोल भी है, जिसमें ऑक्टाकोस्टोल भी है। पता नहीं नाना कितने प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल जो है आउटर ब्राउन लेयर में है चावल। वो हमने फूड सिक्योरिटी के चक्कर में फोकट राइस खाना शुरू कर दिया व्हाइट वाला, और जो गुणकारी तत्व से वो पशुओं को देने शुरू कर। थैंक गॉड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो कम से कम कुछ तो उसमें से निकल कर हम लोगों तक पहुंचा राइस ब्रान ऑयल गामा ओरिजिनॉल। तो दोस्तों, मैं आपको यही बात कह रहा था कि आपके लिए काम राइस ब्रान ऑयल बेचना बहुत इजी था उन दिनों जब शेल्फ पे नहीं, क्योंकि आप कहते थे कि ये प्रोडक्ट इतना गुणकारी है, प्रोडक्ट शेल्फ पे नहीं है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आपके पास है, वो राइस ब्रान ऑयल आज भी सेल्फ पे नहीं है, आज की डेट में भी सेल्फ पे नहीं है। क्यों? क्या डिफरेंस है? वो ईशा बेटी अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताएगी। मैंने जो प्रोसेस डेवलप किया था दैट वाज लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन, कम टेम्परेचर पे डिस्टिल करना ऑयल को, ताकि उसके गुणकारी तत्व जो हैं वो बॉयल आउट ना हो, उड़कर ऊपर फैटी एसिड में ना चलेगा। वो जो लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन की वजह से इसमें आज ये बात कंफर्म हो रही है कि जब तेल को हाई टेम्परेचर किया जाता है तो उसमें कुछ ऐसे हानिकारक तत्व पैदा हो जाते हैं जिनको 3-MCPD और G बोला जाता है, जो कि कैंसर कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कोडेक्स जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसका एविडेंस ईशा दिखाएगी आपको। 2019 में ये बात उसने कह दी कि जो रिफाइंड ऑयल हैं अगर वो सही ढंग से प्रोसेस नहीं किए गए तो आपको कैंसर कर सकते हैं। कोई भी रिफाइंड ऑयल वो कैंसर कर सकते हैं, ये कहना है, कोडेक्स का कहना है। और सबसे पहले यूरोप 2023 में स्टैंडर्ड लेकर आया 3-MCPD के और GE के 2.5 ppm 3-MCPD, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, G 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा प्रोडक्ट आज का नहीं, बल्कि जब से हमने ये बनाना शुरू किया है, क्योंकि मेरे जो प्रोसेस है
वो सेम है जो कोडेक्स ने लिखा हुआ है। आज कोडेक्स मान लीजिए लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन जो मैंने किया। सबसे पहले जब ये स्टैंडर्ड आया तो मैंने टीसी सर को फोन किया, फोन उठाया कि सर हमारे पास एक नया यूएसपी आ गया, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आ गया हमारे पास, आरसीएम परिवार के पास, कि हम कह सकते हैं कि भाई यूरोप जैसा कंट्री जो फूड सेफ्टी के लिए इतना मान्य हुआ है, अगर उसने एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं तो कोई कारण है उसके पीछे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो हानिकारक है, और वो हानिकारक तब उसका स्टैंप आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मेरे पास आपने देखा होगा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की मशीनें हैं टेस्ट करने वाले, जो टेस्ट करते हैं, आपने R&D सेंटर देखा, ठीक है। सो आज हम बड़े दावे से कह सकते हैं, अकेले राइस ब्रांड ऑयल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, किसी भी रिफाइंड ऑयल कंपनी का मार्केट की शेल्फ से आप सैंपल उठा के देख लेना, अगर उसने 3MCPD और G यूरोपियन स्टैंडर्ड कंप्लायंस लिखा हो, सिर्फ आपका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्टैंप किया गया। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, गुणकारी की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, सबसे पहले सेफ्टी आती है कि खाने से कोई नुकसान तो नहीं करता। अगर खाने से कोई चीज नुकसान कर देगी तो दोस्तों आप उसको छुएंगे भी नहीं, चाहे वो 10 रुपए 20 रुपए भी सस्ता क्यों ना हो। आप दूसरी आइटम में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन खाने वाली चीज में कभी आप 10-20 रुपए के लिए रिस्क नहीं लेंगे। सो ये यूएसपी आपके पास है, आज भी आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आज भी आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10-20 साल में भी दूसरी कंपनी इस तरफ जाने की सोचेगी। सो दोस्तों, मैं बहुत साल पहले एक एनिवर्सरी पे गया था आरसीएम की, शायद आप में से कुछ लोग हों, तो मैंने वहां एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक नायाब प्रोडक्ट देने वाला हूं, गामा ओरिजिनल। मेरी कोशिश है कि मैं आपको गामा ओरिजिनल दूं, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट, एक ऐसा भोजन, दवाई नहीं है, भोजन चावल से निकला है, जो वंडर न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से आज दुनिया में जाना जाता है और बहुत महंगे दामों में बिकता है, कि मैं आपको बहुत किफायती रेट पे वो देने जा रहा हूं, जो ऐसी बीमारियों को आपके अंदर जो दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारता है। बहुत से टेस्टिमोनियल आया अभी, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, और कई लोगों को तो यही नहीं पता कि मेरे अंदर कुछ चल रहा था, वो ठीक कर दिया। ढूंढ ढूंढ के दुश्मन को मारता, ढूंढ ढूंढ के। सो ये प्रोडक्ट दोस्तों जब मैंने बनाने की सोची, सबसे पहली प्रॉब्लम थी मेरे को रेगुलेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक देश में कानून ना हो उस प्रोडक्ट को बेचने का, तो आप नहीं बेच सकते। तो मैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का मेंबर रहा 3 साल। तो मैंने कोशिश करके 2016 में जब न्यूट्रास्यूटिकल्स की लिस्ट आई, तो हमारे देश की न्यूट्रास्यूटिकल की लिस्ट में भी उसका गामा ओरिजिनल का नाम डलवाया, अप्रूव हुआ, क्योंकि जापान में 84 से अप्रूव था कोलेस्ट्रॉल लोडिंग के लिए, कई देशों में एज ए न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव था, यूएसए में अप्रूव था। तो सारी एग्जाम्पल देके तो हमने अप्रूवल लिया, और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया कि आप इसको तैयार कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, फिर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, फिर टेक्नोलॉजी कहां से है। तो हमारा कॉरेस्पोंडेंस पुनीत जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने शुरू किया एक जापान की कंपनी के साथ टाई अप, कि जी आप हमारे साथ टाई अप कर लो, एक फिक्स रेट बना, हम मतलब कि टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे शर्त पे कि जो भी आपका बनेगा हम लेंगे वापस, और इस रेट में लेंगे।
क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है जितना हमारे पास रॉ मटेरियल। छोटा कंट्री है, छोटी छोटी कंपनियां वहां पर। तो टाई अप मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दिल में इच्छा है बनाए तो सही, कुछ ना कुछ 10-20% उनसे कहेंगे कि उतना हमें डोमेस्टिक मार्केट में बेचने को दो, बात कर लेंगे। तो बातचीत शुरू हुई जब मैंने उनको बताया कि उन्होंने हमारी कंपनी का साइज देखा कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा बायो प्रोडक्ट इनके पास, इतनी क्वांटिटी में ये रकामा और स्टॉक तैयार कर सकते हैं कि ये तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट को भी क्रैश कर सकते हैं अगर इनको टेक्नोलॉजी सीक्रेट हमने शेयर कर दी। बस वापस, और उसके बाद किसी ईमेल का कोई जवाब नहीं। मुश्किल मेरे सामने पड़ी। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है ना। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज से काम कर रहे हैं, अपनी जमीन को नहीं बेच रहे, आप भले के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी मदद कर सकता है। मैंने भी जिद पकड़ लिया कि आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैंने तो सोचा था बड़ा आसान सा काम है, टेक्नोलॉजी लेके बात खत्म हो गई, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली कि मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करके, आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। मैंने कहा जापान वालों कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बना के दिखाऊंगा। लग गया पीछे और प्रोडक्ट डेवलप किया। मैंने कहा पुनीत तुमको सैंपल भेज, चेक करेंगे कि प्योरिटी कितनी है। कितनी आई थी? 103%। 103% प्योरिटी का प्रोडक्ट बना के उनके सामने रख दिया कि ये लो, आप बताओ, आप रोको हमें, कैसे रोकोगे? और उसके बाद दोस्तों अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी कि इसको मार्केटिंग कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार था। मैं पहले अनाउंस करके आया था, मैं देने जा रहा हूं एक प्रोडक्ट आप, जैसे टीसी साहब ने कहा, बस एक ही इशू था कि इसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, इसकी वैज्ञानिक बैकग्राउंड, इसकी क्लिनिकल स्टडीज, इसके दूसरे देशों में अप्रूवल कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे या एंटी अल्सर के तौर पे, ये वगैरह वगैरह सारी, कि उसकी जानकारी आप तक कैसे पहुंचाए। तो वो चैलेंज लिया मेरी बेटी ने ईशा। इसने चैलेंज लिया कि पापा ये चैलेंज मैं लेती हूं। आज बेटियां किसी लिहाज से कम नहीं है, ये इसने प्रूव करके दिखाया। और खुद मैं कहता, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि जितना भी काम किया है, जो आप समझते हैं ये डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स आसान नहीं है। डॉक्टर्स का प्रोफेशनल रिस्क होता है किसी न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना। कुछ पैसे लेके डॉक्टर नहीं देता है, उनको कन्विंस करवा के 23 डॉक्टरों की स्टेटमेंट लेकर न्यूट्रास्यूटिकल पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो सब इसकी सिक्वल है। भारत सरकार से अवार्ड मिला, वो भी इसका अपनी कंट्रीब्यूशन है सारी टोटल। तो इसने बड़ी शिद्दत से काम किया, मानते हैं आप लोग? काम किया और आप लोगों ने भी शिद्दत से काम किया, आप लोगों ने भी शिद्दत से काम किया।
मैं दावे के साथ ये कहता हूं, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, क्योंकि जो कंपनी मेरे को शेल सप्लाई करती है जिसमें ये गामा ओरिजिनल भरा जाता है, खाली शेल, वो कंपनी का मालिक 35 साल से इस बिजनेस में है। वो कहता है कि जी मैंने आज तक, क्योंकि जब उससे खरीदते हैं तो बिलिंग होती है, उसको पता चलता है कितने शेल के, इसका मतलब होता है कैप्सूल बिके जितने शेल आए, तो कहता है मैंने आज तक इतनी जबरदस्त ग्रोथ किसी एक न्यूट्रास्यूटिकल की नहीं। तो सब लोग अपनी पीठ थपथपाएं इसके लिए, शाबाश, अपने आप को शाबाश कहो कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी और बेहतर हो सकता है। कहते बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। तोड़ देते हैं पत्थर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो तोड़ दे पत्थरों को ऐसे शीशे की तलाश करो, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों अभी इसमें गुंजाइश बहुत है, अभी हम पॉइंट समथिंग % पे हैं, अच्छा काम हुआ है, लेकिन पॉइंट समथिंग पोटेंशियल के साथ बहुत गुंजाइश है इसमें। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हर इंसान की जरूरत है। आज हर इंसान कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है, पुनीत जी बताएंगे कितना बड़ा पोटेंशियल है। मैं एक लफ्ज कहूंगा कि इसमें जैसे कहते होते हैं ना, स्काई द लिमिट, आसमान, इसकी जो लिमिट है स्काई द लिमिट। और मैं कहना चाहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका विश्वास भी प्रोडक्ट पे और बड़ा होगा। अभी तो सिर्फ हमारे पास वो डॉक्टर की स्टेटमेंट थी, जहाँ साइंटिफिक स्टडी थी, और अब तो प्रोडक्ट का कमाल बोलता है, तो बोलता है कि बोलता है प्रोडक्ट का कमाल, तो फिर कर दो कमाल, हो जाए कमाल। तो अब आपने ये भी देख लिया कि इसके पीछे जो बनाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इसको तैयार करने वाले हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका विजन कैसा है, उनकी भावना कैसी है, वो आप उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी आपको आ गया है कि भाई नहीं, सचमुच में ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। ये धर्म का काम है, मैं तो ये कहूँगा ये पुण्य कमाने का काम है। जिंदगी में पैसे की सबको जरूरत है, लेकिन पैसा जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, सेवा मकसद है। जब हम सेवा करें तो उसके साथ पैसा आए, दुआओं के साथ पैसा आए, लोगों की दुआओं के साथ पैसा आए, वो पैसा फलता और फूलता है, वो पैसा आपको आनंद देता है। क्योंकि सक्सेस से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, वो होता है सुकून, वो पैसे से नहीं होता, वो दुआओं से होता है। सौ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं और इस देश को स्वस्थ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई अरेंजमेंट में कमी नहीं हो, हमारी तरफ से कोशिश की, अगर कोई कमी नहीं, किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को मैं सबसे धन्यवाद।
बार जोरदार ताली